नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विस्टा न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। लगातार किसानों का आंदोलन जारी है और इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया नेता अखिलेश यादव भी मैदान में उतर चुके हैं किसानों के समर्थन में। लखनऊ से कन्नौज जाने वाले थे और कन्नौज जाने के बीच में इस दौरान उन पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। किसी तरह का मार्च न निकाला जाए, इस तरह के आंदोलन की तस्वीरें सामने आए, इसको लेकर पुलिस ने एहतियात बरतते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया है। कृषि कानून के खिलाफ लखनऊ में दंगल जारी है। किसान यात्रा की शुरुआत करने कन्नौज जा रहे समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया है। प्रशासन के पहले लखनऊ में उनके घर के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई थी, जिसके बाद अखिलेश पास में ही धरने पर बैठ गए थे, लेकिन अब उन्हें हिरासत में लिया गया है। अखिलेश का आरोप है कि प्रशासन ने उनकी गाड़ियों को जब्त कर लिया है। अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने के बाद इको गार्डन भेजा जा रहा है, जहां उन्हें कस्टडी में रखा जाएगा। तमाम विरोध के बावजूद अखिलेश यादव कन्नौज के लिए पैदल ही रवाना हो रहे हैं और सड़क पर ही धरने के लिए बैठ गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर किसानों के लिए बने कानून से किसान ही खुश नहीं है तो फिर सरकार इन्हें वापस लिए। किसानों की आवाज को सरकार सुन नहीं रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि उनके कार्यकर्ता प्रदेश के कई जिलों में गिरफ्तारियां दे रहे हैं, लेकिन हमें अब कन्नौज नहीं जाने दिया जा रहा है। अगर इन्हें जेल डालना है तो हमें ये भी जेल डाल सकते हैं। तो अखिलेश यादव को लेकर एक बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी की किसान यात्रा निकाली गई। लखनऊ, हमीरपुर, कासगंज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें अलग अलग किसान दलों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। इन सब के बीच में अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि अगर किसान कानून जो है किसानों के समर्थन में नहीं है तो उसे वापस लिया जाए, क्योंकि जिस तरह से लगातार आंदोलन की तस्वीरें सामने आ रही हैं, आज 12वां दिन हो चुके हैं और ऐसे में 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर तीसरी तस्वीर है लखनऊ, हमीरपुर और कासगंज की तस्वीरें हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने पहले ही एहतियात के रूप में चेतावनी दे दी थी सरकार को, लेकिन इन सब के बावजूद में एक बड़ी तस्वीर जो है यूपी में आज देखने को मिल रही, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव स्वयं किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरे। उन सबके बीच में बड़ी खबर यही कि अखिलेश यादव का जो धरना है, जो आंदोलन है, वो कितना आगे तक जा पाएगा, क्योंकि पुलिस को हिरासत में ले लिया है। सबके पहले भी तस्वीरें सामने आई थी। हालांकि एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्या यूपी सरकार, क्या केंद्र सरकार किसानों के बिल को वापस लेगी? क्या इन काले कानूनों का जो विरोध पूरे देश में हो रहा है, क्या इसका असर देखने को मिलेगा? क्या इसका रिजल्ट निकलेगा? ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सबके बीच में एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी के विरोध के लेकर, सरकार के विरोध को लेकर अखिलेश यादव का ये जो प्रदर्शन है वो देखने को मिला है। पैदल यात्रा उन्होंने निकाल दी है और ऐसे में किसानों को समर्थन करते हुए, किसानों का समर्थन करते हुए और कृषि बिल का विरोध करते हुए अखिलेश यादव सड़क पर उतरे हैं, किसानों के समर्थन में है। और ऐसे में अब केंद्र सरकार का क्या स्टैंड होगा, केंद्र सरकार क्या फैसला लेगी, ये देखने वाली बात होगी। इन सब के बीच में बड़ा सवाल ये कि आखिर किसानों के बिल का जब इतना विरोध हो रहा है, आज 12वां दिन है, सब के बीच में सरकार कैसे इसका कंट्रोल करेगी? भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई करोना नहीं है। वो कहीं सवाल करें, देश में सवाल कर लें, चुनाव प्रचार कर लें, उनके लिए कोई करोना नहीं है। लेकिन ये विपक्ष को रोकना है, इसलिए करोना है। और फिर कोरोना में भी कितने लोगों की जान गई। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई करोना नहीं है। उत्तर प्रदेश में आगरा को मेट्रो का तोहफा मिला है। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया और अब आगरा वासियों को बहुत जल्द मेट्रो की सवारी करने का मौका भी मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन कर दिया है। खास बात यह है कि आगरा वासियों के लिए इसका तोहफा जो है वो, इसकी नींव पहले रखा जा चुकी थी, लेकिन अब पीएम मोदी ने इसका शुभारंभ कर दिया है। बहुत जल्द इसका उद्घाटन होगा, उद्घाटन हो चुका है और ऐसे में बहुत जल्द आगरा वासियों को इसकी सुविधा का लाभ मिलेगा। खास बात यह है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर आगरा में इस तरह की तस्वीरें सामने आई और मेट्रो का तोहफा जो है वो मिला है। सोमवार को पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आगरा वासियों को मेट्रो की सुविधा देने के रास्ते खोल दिए हैं। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी आगरा में उपस्थित रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आगरा के लोगों को मेट्रो का काम शुरू होने पर बहुत बहुत बधाई। आगरा के पास बहुत पुरातन पहचान तो हमेशा रही, लेकिन अब इसमें आधुनिकता का नया आयाम जुड़ रहा है। सैकड़ों वर्षों का इतिहास जो है, यह शहर अब 21वीं सदी के साथ कदमताल मिलाने के लिए तैयार हो रहा है। आगरा में स्मार्ट सुविधाएं विकसित करने के लिए पहले ही लगभग 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। पिछले साल टोल सेंटर का शिलान्यास करने का उन्हें अवसर मिला था, वो भी तैयार हो चुका है। कोरोना के समय में यह सेंटर बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। और भारतीय रेल ने नौकरियों के संकट को बरकरार जिस तरह से देखा है, वो तस्वीरें सामने आई। सबके बीच में अब रेलवे भी इस नौकरियों को लेकर अपना पिटारा खोलने वाला है। बाकी सभी पदों पर फिलहाल रोक लगी है, सुरक्षा को छोड़कर सभी पदों पर रोक लगी है। भारतीय रेलवे बोर्ड ने नए पदों के सृजन को लेकर हाल ही में एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत रेलवे में जिस नीति के जरिए नए पद सृजित किए जाते हैं और उसकी समीक्षा होगी। रेलवे में सेफ्टी से जुड़े पदों को इस समीक्षा नीति से अलग रखा गया है। बाकी सभी नए पदों के सृजन पर आगामी आदेशों तक रोक लगा दी गई है। रेलवे के सभी महाप्रबंधकों, जिनमें प्रोडक्शन यूनिट और
दूसरे विभाग भी शामिल है को निर्देश दिया गया है कि बोर्ड के उक्त निर्णयों का पालन करें। ईस्ट कोस्ट रेलवे के प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी कार्यालय ने अपने सभी विभागाध्यक्षों को इन आदेशों पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा है। रेलवे की तरफ से जारी पत्र के मुताबिक सेफ्टी के मामले में नए पदों के सृजन को लेकर कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं, यानी पहले की भांति नए पदों पर भर्ती करने की जो प्रक्रिया चल रही है वह जारी रहेगी। इसके अलावा रेलवे में अन्य जितने भी विभाग हैं उनमें नए पदों के सृजन पर रोक लगा दी गई है। पिछले 2 साल में जितने भी पद सृजित किए गए हैं उनकी समीक्षा की जाएगी। यदि उन स्वीकृत पदों के लिए अभी तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है तो उन पदों को वापस करने के मकसद से उनकी समीक्षा होगी। खाली पड़े मौजूदा पदों में 50% की कटौती कर दें, इसमें सेफ्टी से संबंधित पद शामिल नहीं। रेलवे के इस निर्णय से रेल यूनियन के प्रतिनिधियों को अवगत कराने के लिए वक्त वक्त पर जोनल स्तर के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की जाएगी। और कोरोना के संकट के बीच में देशवासियों को, खास करके राजधानी के वासियों को कोरोना के साथ साथ प्रदूषण की मार भी झेलनी पड़ रही है। लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बढ़ते जा रहा है और ऐसे में उसमें प्रदूषण की गुणवत्ता है वो बढ़ते जा रही है, प्रदूषण बढ़ते जा रहा है, वायु की गुणवत्ता कम होते जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर की सुबह आज घने कोहरे के साथ हुई। कोहरा इतना घना था कि कुछ दूर देखना भी मुश्किल हो गया था। वहीं दूसरी ओर दिल्ली की हवा भी जहरीली हो गई है। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 400 के पार चला गया है। हवा की गति में बढ़ोतरी होने की वजह से रविवार को दिल्ली की आबोहवा में हल्का सुधार हुआ है, लेकिन एनसीआर में शामिल गाजियाबाद और नोएडा का वातावरण लगातार तीसरे दिन भी दमघोटू बना रहा। CPCB के मुताबिक एनसीआर के 5 शहरों की हवा में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार PM2.5 और PM10 तत्वों की मौजूदगी लगातार बेहद ज्यादा बनी हुई है। हालांकि विशेषज्ञों ने हवा की गति लगातार बढ़ने के कारण अगले 2 दिन में थोड़ी राहत मिलने की संभावना जताई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के मुताबिक शनिवार को हवा की धीमी गति के कारण स्थानीय स्तर पर पैदा हुए प्रदूषकों के जमा होने से दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 404 अंक की गंभीर श्रेणी में पहुंच गया था। रविवार को राष्ट्रीय राजधानी का औसत यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक 15 अंकों के सुधार के साथ 389 दर्ज किया गया। इससे पहले शुक्रवार को AQI 348, बृहस्पतिवार को 341, बुधवार को 373, मंगलवार को 367, पिछले सोमवार को 318 और पिछले रविवार को 268 रहा था। इसके उलट राष्ट्रीय राजधानी के पड़ोसी शहरों यानी गाजियाबाद और नोएडा में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बरकरार है, जबकि ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद में गंभीर स्तर से बहुत नीचे है। गुरुग्राम का AQI 325 दर्ज किया गया है। और शिवसेना का तंज सरकार पर कसा गया है, जिसमें साफ तौर पर मुखपत्र में कहा है कि सामना में ये कहा शिवसेना की ओर से कि सरकार टाइम पास कर रही है। बड़ा सवाल यही कि काशी कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार 12वें दिन भी जारी है। किसानों की मांग है कि तीनों कानूनों को निरस्त किया जाए। इस आंदोलन को विपक्षी पार्टियों को समर्थन मिल रहा है। ऐसे में शिवसेना ने भी केंद्र सरकार को घेरा है। अपने मुखपत्र सामना में पार्टी ने कहा कि सरकार बातचीत के नाम पर सिर्फ टाइम पास कर रही है और टाइम पास का उपयोग आंदोलन में फूट डालने के लिए किया जा रहा है। पार्टी ने सामने में लिखा, दिल्ली में आंदोलनकारी किसान और केंद्र सरकार के बीच 5 दौर की चर्चा परिणाम रहित रही। किसानों को सरकार के साथ चर्चा में बिल्कुल भी दिलचस्पी नजर नहीं आ रही। सरकार सिर्फ टाइम पास कर रही है और टाइम पास का उपयोग आंदोलन में फूट डालने के लिए किया जा रहा है। किसान आंदोलनकारियों ने स्पष्ट कहा है कि कृषि कानून रद्द करोगे या नहीं, हाँ या ना, इतना ही कहो, यानी यस और नो में जवाब मांगा है। सरकार ने इस पर मौन साध रखा है। किसान 11 दिनों से ठंड में बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं। शिवसेना का कहना है कि केवल कृषि मंत्री किसानों से बात कर रहे हैं। सामना में लिखा है कि सरकार ने किसानों के लिए चाय पानी भोजन का इंतजाम किया है, उसे नकार कर किसानों ने अपनी सख्ती को बरकरार रखा है। मूल रूप से किसानों को यह कौन कह रहा है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उनके हाथ में क्या है। तोमर कहते हैं मोदी सरकार सत्ता में किसानों के हित के लिए ही काम कर रही है। इस सरकार के कारण किसानों का उत्पन्न भी बढ़ गया है। तोमर ऐसा भी कहते हैं कि MSP जारी ही रहेगी, किसान चिंता ना करें, परंतु तोमर का बोलना व डोलना निष्फल सिद्ध हो रहा है। शिवसेना ने आरोप लगाया है कि मोदी और शाह इन 2 मोहरों को छोड़ दे तो मंत्रिमंडल के अन्य सभी चेहरे निस्तेज हैं, उनकी व्यर्थ भागदौड़ का महत्व नहीं है। और जम्मू कश्मीर में DDC चुनाव का जो असर है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। मतदान काफी संख्या में हो रहा है। मतदाता कड़ाके की ठंड के बीच वहां पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कोहरे और की वजह से ज्यादातर लोगों के घरों में नहीं निकलने के कारण जिला विकास परिषद के 4थे चरण के लिए सोमवार को मतदान की धीमी शुरुआत हुई। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। DDC की 34 सीटों के लिए सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ, लेकिन कपकपाती ठंड के कारण मतदान केंद्र पर मतदान की रफ्तार धीमी रही। इस चरण में कश्मीर संभाग की 17 और जम्मू की 17 सीटों पर चुनाव हो रहा है। अधिकारियों ने बताया कि दिन चढ़ने के साथ मतदान की रफ्तार पकड़ने की संभावना और मतदान दोपहर 2 बजे तक चलेगा।
चौथे चरण में कश्मीर संभाग में 48 महिलाओं समेत 138 उम्मीदवार और जम्मू संभाग में 34 महिलाओं समेत 111 उम्मीदवार भाग्य आजमा रहे हैं। 8 चरण में हो रहे बीडीसी चुनाव का पहला चरण 28 नवंबर को शुरू हुआ। बीडीसी चुनाव के एक साथ केंद्र शासित प्रदेश में पंच और सरपंच की रिक्त सीटों के लिए भी उपचुनाव हो रहा है। अधिकारियों ने बताया कि चौथे चरण में सरपंच के लिए 123 सीटें खाली थी, इनमें से 45 पर निर्विरोध चुनाव हुआ। सरपंच के लिए 50 सीटों पर मतदान हो रहा है और 47 सीटों पर महिलाओं समेत 137 उम्मीदवार मैदान में हैं। चौथे चरण के लिए कुल 7,17,322 मतदाता हैं। इनमें से 3,76,997 पुरुष और 3,40,525 महिलाएं हैं। इस कारण केंद्र शासित प्रदेश में कुल 1,910 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 781 जम्मू और 1,129 कश्मीर संभाग में बनाए गए हैं। और लगातार चलते आ रहे किसान आंदोलन का ट्रेड यूनियनों को भी समर्थन मिल रहा है और जिस तरह से 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान किसानों ने किया है उसको लेकर कई ट्रेड यूनियन यानी कि व्यापार संगठनों ने उनका समर्थन किया है। केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों की तरफ से 8 दिसंबर को बुलाए गए भारत बंद का एक और जहां 10 ट्रेड यूनियनों ने समर्थन किया तो वहीं लेफ्ट और आरजेडी समेत कई राजनीतिक दल सामने आए हैं। तेलंगाना की सत्ताधारी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि टीआरएस ने भी किसानों के भारत बंद का खुला समर्थन किया है। पार्टी पूरी तरह से समर्थन करेगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि टीआरएस पार्टी के कार्यकर्ता इस भारत बंद में खुलकर हिस्सा लेंगे। टीआरएस ने ट्वीट करते हुए कहा कि केसीआर का मानना है कि लड़ाई को तब तक जारी रखने की जरूरत है जब तक कि नए कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता। भारत बंद की सफलता के लिए टीआरएस पार्टी काम करेगी। लोगों से बंद को सफल बनाने और किसानों के लिए खड़े होने का पार्टी ने अनुरोध किया है। दुनिया भर में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है। सरकार के द्वारा हर संभव कोशिश की जा रही है, सबके बावजूद भी सरकार है कि आंकड़ों को कम नहीं कर पा रही है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6 करोड़ से अधिक हो चुकी है। वहीं वायरस से अब तक 15 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका, भारत और ब्राजील में कोरोना वायरस के संक्रमित के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। हालांकि इसकी वैक्सीन जल्द आने की खबर से उम्मीद की किरण जगी है। कोरोना सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में अमेरिका सबसे ऊपर है। सबसे ज्यादा तेजी के मामले में अमेरिका भी बढ़ रहा है। अमेरिका में पिछले शनिवार तक 24 घंटों में 2,24,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद भारत का नंबर आता है। भारत में 96 लाख कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। यहाँ पिछले 24 घंटे में 36,000 मामले बढ़े हैं। वहीं कोरोना से तीसरे सबसे ज्यादा देश ब्राजील में 24 घंटे में 47,000 मामले दर्ज किए गए हैं। तो वहीं लगातार बढ़ रहे आंकड़ों के बीच में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। भारत का ब्राजील अमेरिका के बाद में तीसरा स्थान आया है और कोरोना के कम होते मामलों के बीच अभी संकट खत्म नहीं हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिले आंकड़ों के मुताबिक नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना मरीजों की संख्या अब 97 लाख के आंकड़े को छूने वाली है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 32,981 नए मामले सामने आए, जबकि 391 लोगों की मौत हुई है। नए केस सामने आने के बाद देश में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 96,77,203 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 91,39,901 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि इस समय 3,96,729 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में हुई मौतों के बाद देश में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 1,40,573 हो गई है। आईसीएमआर के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे के अंदर 8,01,081 कोरोना की जांच की गई। और जिस तरह से कोरोना को लेकर लगातार कोशिशें की जा रही है, सबके बीच में बड़ा सवाल यह है कि आखिर सरकार कब कोरोना के आंकड़ों कम कर पाएगी, लेकिन अभी भी खतरा थमा नहीं। और तेजस्वी यादव जो कि आरजेडी के नेता है और बिहार में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, उन पर अब एफआईआर दर्ज हो गई है। दरअसल किसानों के समर्थन में वो धरने पर बैठे थे, जिसके बाद सरकार ने उन पर एफआईआर कर दी है। इसके बाद में उन पर उनका सरकार पर हमला भी तेज हुआ है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय दल के नेता तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार के पर हमला बोला है, नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने एनडीए सरकार को निकम्मी और डरपोक करार देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के पक्ष में धरना देने को लेकर उनके और उनके समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। तेजस्वी ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि यदि दम है तो उन्हें गिरफ्तार करके दिखाएं, वरना वे खुद गिरफ्तारी देंगे। आरजेडी नेता ने कहा कि किसानों के लिए वे फांसी पर चढ़ने को भी तैयार हैं। बता दें कि यादव ने शनिवार को अपने समर्थकों के साथ पटना में गांधी मैदान में संसद द्वारा पारित नए कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर धरना दिया था। प्रशासन की तरफ से अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर उन्होंने ट्वीट कर कहा,
डरपोक और बंधक मुख्यमंत्री की अगुवाई में चल रही बिहार की कायर और निकम्मी सरकार ने किसानों के पक्ष में आवाज उठाने के जुर्म में हम पर FIR दर्ज की है। दम है तो गिरफ्तार करो, नहीं करोगे तो इंतजार के बाद स्वयं गिरफ्तारी दे दूंगा। और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय ने साफ तौर पर कहा है कि टीएमसी जनता को मूर्ख बना रही है और इसी के साथ साथ CAA अगले साल जनवरी से देश में लागू हो जाएगा, उसका असर भी साफ तौर पर देखने को मिला है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने शनिवार को कहा कि CAA यानी कि संशोधित नागरिकता कानून अगले साल जनवरी से लागू होगा। और इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ने आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार शरणार्थियों के प्रति हमदर्दी नहीं रखती है। इसी के साथ साथ उत्तर 24 परगना जिले में और न्याय अभियान के तहत उन्होंने पत्रकारों से कहा कि हमें उम्मीद है कि CAA के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देने की प्रक्रिया अगले साल शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा केंद्र सरकार ने CAA ईमानदार नियत से पड़ोसी देशों में हमारे देश में आए उत्पीड़ित और परेशान लोगों के लिए लाए गए थे। विजयवर्गीय ने टिप्पणी की कि तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्य के मंत्री फरहाद हाकिम ने कहा कि बीजेपी पश्चिम बंगाल के लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही है। CAA में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन और पारसी शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान शामिल किया गया है। और आज फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हुआ है। ऐसा अब तक के 14वें दिन लगातार ऐसा हुआ है जब पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मुंबई पेट्रोल के दाम 90 के पार हो चुके हैं। मुंबई डीजल में पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेजी का सिलसिला लगातार जारी है। सोमवार को सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 28 से 30% तक की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद मुंबई में पेट्रोल बढ़कर 90 रुपये 5 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं डीजल भी 30 पैसे बढ़कर 18 रुपये 23 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। बता दें कि लगातार 5वां दिन है जब देश में पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़े हैं। बात अगर दिल्ली की करें तो दिल्ली में 20 नवंबर से अब तक 14 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं और पेट्रोल 2 रुपये 35 पैसे और डीजल 3 रुपये 15 पैसे प्रति लीटर की दर पर बिक रहा है। बता दें कि दिल्ली में आज पेट्रोल 20 पैसे बढ़कर 83 रुपये 41 पैसे और डीजल 29 पैसे बढ़कर 73 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर हो गया है। बता दें कि इससे पहले अक्टूबर महीने में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ था। और PDP के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती पर एक बार फिर आतंकियों का साथ देने का आरोप लगे हैं। सबके बीच में GDC के चुनाव के दौरान भी कई गतिविधियों में शामिल होने की बात सामने आई है। आतंकियों को क्या महबूबा का साथ मिल रहा है, इस पर खड़े होने लगे हैं। PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती के साथ शनिवार को पार्टी की युवा शाखा के अध्यक्ष वाहिदुर रहमान पारा के घर पहुंची और उनके परिजनों से मुलाकात की। वह लगभग 1 घंटे तक वहां रही। वाहिद फिलहाल आतंकियों से संबंध रखने के आरोप में NIA की गिरफ्त में है। वाहिद GDC चुनाव में PAGD के उम्मीदवार है और इस दौरान PDP के वरिष्ठ स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। महबूबा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से वाहिद की जीत सुनिश्चित करने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद मीडिया से बातचीत करने से परहेज किया। इससे पहले 27 नवंबर को महबूबा ने पुलवामा जाने की कोशिश की थी, परंतु सुरक्षा कारणों से पुलिस ने अनुमति नहीं दी थी। एजेंसी ने 25 नवंबर को 2 दिन की पूछताछ के बाद नई दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया था। वाहिद पर वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आतंकियों से मदद लेने का आरोप लगा। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़।